नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर और बड़ी खबर में हम बात करेंगे बड़े मुल्क के बड़े चुनाव की। हम बात कर रहे हैं अमेरिका की। और अगर भारतीय समय के अनुसार देखें, बहुत लंबा वक्त नहीं है, एक दिन है शेष और अब वहां पे मतदान होने की पूरी तैयारियां हैं। एक बार सबकी निगाहें टिकी हैं कि ट्रंप दोबारा सत्ता की पारी खेलेंगे, क्योंकि बीच में बाइडेन से हारने के बाद में, या फिर 58वें राष्ट्रपति के रूप में चुनाव हो रहा है। क्या पहली बार अमेरिका को कोई महिला राष्ट्रपति मिलेगी? 236 साल के इतिहास में 1788 से वहां डेमोक्रेटिक सिस्टम से चुनाव शुरू हुए हैं, तब से अभी तक एक भी महिला राष्ट्रपति अमेरिका को नहीं मिली। क्या कमला हैरिस मिलेंगी? इससे पहले भी 8 साल पहले बात करें, ट्रंप से हिलेरी क्लिंटन हार गई थी, डेमोक्रेटिक उम्मीदवार थी। लेकिन इस बार बड़ा रोचक मुकाबला बताया जा रहा है। क्या कुछ रहेगा? हमारे साथ विशेषज्ञों की टीम इस वक्त मौजूद है। बड़ी बात, हमारे साथ यूएस से ही अजय सुराना साहब जुड़े हुए हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आदित्य कांत जी जुड़े हुए हैं और विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर करमवीर सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, सबसे पहले आपके पास में आना चाहूंगा। पूरे दुनिया की उत्सुकता है अमेरिका के चुनाव को लेकर के। 59वां राष्ट्रपति चुना जाएगा। क्या ट्रंप एक पारी और खेलेंगे या फिर 59वें राष्ट्रपति के रूप में पहली महिला राष्ट्रपति मिल पाएगी? किस तरह का माहौल है सर वहां पे? अभी ये पहला ऐसा इलेक्शन है जहां पे कोई भी प्रेडिक्शन जो है वो सही नहीं है इस बार का, लग रहा है। अभी जो 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 पोल वाले जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं वो अभी 47 करके कर रहे हैं। थोड़ा अमेरिकन जस्ट अपने दर्शकों को बता दें कि अमेरिका का जो चुनाव सिस्टम है वो थोड़ा अलग होता है। यहाँ डायरेक्ट चुनाव नहीं करके और डेलीगेट्स होते हैं, स्टेट के बंधे डेलीगेट्स होते हैं। और सारा का सारा चुनाव जो है वो 7 स्टेट्स ऐसे हैं, उनको स्विंग स्टेट बोलते हैं यहाँ पे। वो 7 स्टेट्स के डेलीगेट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि इस बार कौन प्रेसिडेंट बने। और जनरली जो अभी तक का जो ट्रेंड रहा है पिछले इलेक्शंस का, वो इकोनॉमी जो है यहाँ बहुत महत्व रखती है यहाँ चुने जाने में। और बाइडेन के काल में इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी आई है, यहाँ पे जीडीपी हाई हुई है। और सो वो फैक्टर्स हैं। जो दूसरा फैक्टर है कि वो पहली महिला प्रेसिडेंट, जैसा आपने कहा अभी कि वो पहली महिला प्रेसिडेंट जो है वो होने के चांसेज है यहाँ। वो भी जो है प्रेसिडेंट फ्रॉम द कलर। जनरली एक तो ओबामा साहब बने थे प्रेसिडेंट, वो अपने करिश्मा था। और ये जो है डबल होगा, क्योंकि एक तो ये कम्स फ्रॉम ए माइनॉरिटी बैकग्राउंड और कलर बैकग्राउंड यहाँ लोग बोलते हैं जी। और दूसरा जो यहाँ है वो है कि ये महिला है। तो ये सारे फैक्टर हैं, इसलिए और ये पहला ऐसा चुनाव है अमेरिका में कि पूरी के पूरे जो भारत की तरह यहाँ पे जो है 2 पोलर वोट ब्लॉक बने हुए हैं। एक वोट ब्लॉक है वो ट्रम्प सपोर्टर ब्लॉक है। दे कॉल माका, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जो रीगन ने एक बार दिया था ये स्लोगन। इसने ट्रम्प ने इसको अपना रखा है। और दूसरी तरफ जो है वो है ट्रेडिशनल, जो थोड़े इलाइट ग्रुप के जो लोग होते हैं, शहरों में रहने वाले लोग होते हैं, उनका एक अलग एक पोलराइजेशन है यहाँ। तो ये बड़े असमंजस की स्थिति है अभी इस इलेक्शन में कि कौन आएगा। लेकिन सारे अगर इकोनॉमिक फैक्टर तो लगता है कि हैरिस आएंगी। जी, तो जो आप कह रहे हैं सर कड़ा मुकाबला है, ये तो नहीं कहा जा सकता कि क्लीन स्वीप कोई भी कर पा रहा है या वन वे इलेक्शन हो कि एक तरफा जा रहा हो, तो कड़ा मुकाबला कहा जा सकता है? बहुत ही कड़ा मुकाबला कहा जा सकता है कि एकदम से 47% टाई है। जितने भी अभी जो पोल्स आ रहे हैं उसमें टाई बनी हुई। बिल्कुल। करमवीर जी, आपके पास में आना चाहूंगा। कुछ चीजें ऐसी हैं जो बड़ा महत्व रखती हैं। क्या लगता है आपको कि ट्रंप और हैरिस, अगर ये बात करें, क्योंकि भारतीय परिदृश्य में देखें तो मैं भी कहीं पढ़ रहा था कि भारतीयों से ज्यादा चाइनीज वोटर्स भी हैं वहां पे, तो क्या लगता है कि विदेशियों की महत्वपूर्ण भूमिका? और अगर यूं देखें तो 35 कैंडिडेट्स स्टेट असेंबली में 25 और 10 जैसे सीनेट मेंबर्स के लिए चुनाव वहां पे लड़ रहे हैं। भारतीयों का इस बार काफी खासा वो दबदबा और
दखल बताया जा रहा है। केवल ये नहीं कि इंडियंस वोट दे देंगे, यूं तो कमला हैरिस हैं, वो चुनाव लड़ रही है, लेकिन अब तक का क्या एक्सपीरियंस आपका कि ये सब चीजें अमेरिकन गले उतारते हैं, या कमला हैरिस महज एक भारतीय मूल के उनके पेरेंट्स रहे हैं, उसी नाते इंडियंस का सॉफ्ट कॉर्नर हो सकता है? यूं तो अगर हम बात करें तो रिपब्लिकन्स में भी विवेक रामास्वामी और निक्की हेली, वो भी उनके ट्रम्प से पहले तक काफी दौड़ में थे कि उनको कैंडिडेट बनाया जा सकता है। ये चीजें मायने रखती हैं कि अमेरिकन फर्स्ट, जैसे अभी अजय सर कह रहे थे कि ये पॉलिसी वापस से ट्रंप ने कही है कि अमेरिकन को वोट डालिए, कि ये नस्ल भेद की बातें हैं, दूसरी सब चीजें हैं। तो ये कमला भी ये बात कह सकती हैं कि उनकी भी पॉलिसी अमेरिकन फर्स्ट होगी। तो यहाँ कुछ असर करता दिखता है कि जो कैंडिडेट होता है उसमें प्रायोरिटी अमेरिका के अलावा सॉफ्टवेयर दूसरे की तरफ, और वो वोट उधर डाइवर्ट होता हो। देखिए योगेंद्र जी, भारतीय होने के नाते जो एक इमोशनल अटैचमेंट या इस तरह का कहे कि जो हमारी क्या कहते हैं कि भावनाएं हैं, वो तो जुड़ी हुई है कि कमला हैरिस है वो अमेरिका की प्रेसिडेंट बने। जी, मुद्दे तो बहुत सारे हैं, इलेक्शन कैंपेन में देखे गए हैं, और लेकिन कौन से मुद्दे जो है वो ज्यादा डोमिनेंट हैं और वास्तविक स्थिति क्या है, ज्यादा बेहतर जो है सुराना जी जानते हैं इस चीज को, और उन्होंने बताया भी बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पर है। बट आप देखें इंडियन मीडिया में जिस तरह का रिपोर्ट्स आई हैं, उसमें कहा गया है कि CNN के सर्वे को बताया गया है कि उससे लगता है कि ट्रंप जो है ना उसको थोड़ा सा एज है, यानी कि थोड़ी सी बढ़त जो है वो ट्रंप को हो सकती है। और कुछ ने तो लिखा कि भी है कि कमला हैरिस जो है वो सर्वे में चाहे कुछ भी दिखाए, लेकिन कमला हैरिस वो पिछड़ती जा रही है, क्योंकि मुद्दे इस तरह के हैं कि ट्रंप जो है ऐसी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन तुरंत बता रहे हैं कि इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है, लेकिन कमला हैरिस जिस तरह का सॉल्यूशन बता रही है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, उसके कैलकुलेशन को समझना थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल हो सकता है। तो इस तरह का एनालिसिस जो है वो यहाँ पर हो रहा है। लेकिन आप अगर मुद्दों को देखें कि इमिग्रेशन जो है ये तो एक बड़ा मुद्दा अमेरिका में है, और दोनों ही जो है डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन जो है दोनों इस चीज को मानते हैं कि जो इलीगल जो है माइग्रेशन हो रहा है, बहुत सारे लोग बाहर से आ गए हैं, तो इकोनॉमी के ऊपर भी एक तरह से बर्डन है, और जॉब्स के ऊपर भी लोगों की जॉब भी उससे जा सकती है। तो वो एक तबका जो है जॉब होल्डर्स, वो भी जो है ट्रंप के साथ में जा सकता है, क्योंकि ट्रंप का कहना है कि इमिग्रेशन को कैसे रोकेंगे, कि कहते हैं कि बॉर्डर के साथ में एक बहुत बड़ी वॉल बना दिया जाए। हालांकि पिछली बार भी उन्होंने ये बात कही थी, लेकिन वॉल वो अपने टेन्योर में बना नहीं पाए थे। मैक्सिको के साथ लगते हुए बॉर्डर के ऊपर वॉल बनाने की बात, $बिलियंस का खर्चा उसमें न आ सकता है। दूसरा जो मुद्दा है वो उसने कहा कि जॉब को लेकर के कि देखो जॉब कैसे मिलेगी, हमारी इकोनॉमी को दोबारा पटरी पे कैसे लाएंगे। इकोनॉमिक जो कंसर्न्स है वो सिक्योरिटी कंसर्न्स है, उसको प्रायोरिटी दिया जा रहा है ट्रंप की तरफ से। उसमें कहा कि हमारी इकोनॉमी को दोबारा से पटरी पे लाने के लिए जरूरी है कि चाइना जैसे देश जो है उनके ऊपर भारी टैरिफ लगा दिया जाना चाहिए। हालांकि उन्होंने भारत का भी जिक्र किया कि भारत के ऊपर भी टैरिफ जो है वो लगाया जाना चाहिए। वो ट्रेड दोनों के साथ में ठीक नहीं है, चाइना और इंडिया को इससे ज्यादा फायदा हो रहा है और अमेरिका को नुकसान हो रहा है, क्योंकि मैं अमेरिका फर्स्ट की जब बात करता है कि अमेरिका के हित जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। तो ये भी चीजों को लोगों को जो है अट्रैक्ट कर रही है। तीसरा जो है आप देखेंगे कि ग्लोबल इश्यूज को लेकर के दोनों की क्या मान्यता है। ट्रंप कहता है कि मैं अगर पावर में आ गया तो मैं रशिया यूक्रेन का वॉर जो है तुरंत रुकवा दूंगा, पुतिन के साथ मेरे जो है बड़े अच्छे रिलेशन है, इस तरह से। गाजा वॉर को लेकर भी, नाटो को लेकर के कहते हैं कि उसको डाउन साइज करने की बात वह करते हैं कि नाटो के अलाइज जो है इसका फायदा उठा रहे, सारा बर्डन जो है अमेरिका के ऊपर है, वो फायदा जो है नाटो के मेंबर्स यानी कि यूरोप के जो देश है ज्यादातर उनको मिल रहा है। तो कहा कि उसका कॉस्ट जो है उन नाटो मेंबर्स को भी उठाना पड़ेगा। तो नाटो को लेकर के उनका ये एक अप्रोच है। इंडो पैसिफिक को लेकर के वो कहते हैं कि एक बैलेंस ऑफ पावर की तो वह बात करते हैं, और इंडिया के साथ में जो पार्टनरशिप है उसको वह प्रायोरिटी देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पर चाइना के साथ में हो सकता है दोबारा से एक जो ट्रेड वॉर है वो शुरू हो सकता है, इस तरह का कंपटीशन जो है वो शुरू हो सकता है। अगर टैरिफ वॉर दोनों में शुरू हुआ तो उसका भी जो है हो सकता है।
बट काउंटर टेररिज्म को लेकर के ट्रंप जो है बहुत ही स्ट्रिक्ट है, और इससे जो है भारत का पलड़ा मजबूत है, क्योंकि भारत कहता रहा कि टेररिज्म एक बहुत बड़ी समस्या है, और हो सकता है ट्रंप के आने के बाद पाकिस्तान के ऊपर जो है इस तरह का जो प्रेशर है वो बनाया जाए। और इसने इस चीज को पाकिस्तान की मीडिया ने उठाया भी है, अगर ट्रंप आया तो काउंटर टेररिज्म के नाम पे पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाला जाएगा, और इससे एडवांटेज जो है वो चाइना को मिलेगा। अगर ट्रंप आया तो चाइना पे प्रेशर डाला जाएगा, और चाइना पे प्रेशर डालने का मतलब है कि लपेटे में साथ में आप कहेंगे कि नुकसान उसका पाकिस्तान को भी भुगतना पड़ेगा। तो इस तरह की चर्चा है वहां पर है। वो भी चाहते हैं कि कमला हैरिस जो है वो आनी चाहिए, बट मेरे हिसाब से जो है भारत के लिए चाहे कमला हैरिस आए चाहे ट्रंप आए, बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि रिपब्लिकन डेमोक्रेट्स जो है दोनों के साथ अच्छे संबंध है, दोनों ही चाहते हैं, दोनों ही इस चीज को समझते हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन में भारत के साथ पार्टनरशिप, उसके साथ कोऑपरेशन है, वो बहुत ही जरूरी है अगर अमेरिका के हितों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। जी बिल्कुल, मैं वापस लौटूंगा आपके पास में, आदित्य कांत जी के पास में जाना चाहूंगा। सर, क्या लगता है कि मीडिया रिपोर्ट्स जिस तरह की आ रही हैं उसे देखते हुए, और बड़ा रोचक मुकाबला है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो जैसे अभी बाइडेन को लेकर के उनका एज वाला इश्यू सामने आ रहा है, वो कैंडिडेट थे लेकिन कमला हैरिस को लेकर के आए, ट्रंप के अटैक्स हुए हैं, ट्रंप संसद, वहां की पार्लियामेंट जो सीनेट है उस पर अटैक करने के लिए उनको बाकायदा अपराधी भी घोषित किया गया। इसके अलावा जजेस का एक पैनल बना करके वहां एक बड़ा इश्यू था जो उन्हीं के टाइम पे हुआ अबॉर्शन का, और अभी भी वो उसकी तरफदारी कर रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि कुछ चीजें ऐसी हैं रिपोर्ट्स के अनुसार जो उनके लिए मुसीबत बन सकती हैं, या केवल हिलेरी क्लिंटन के बाद में एक बार फिर महिला प्रत्याशी के ऊपर दाव लगाया है डेमोक्रेट्स ने, उसका कोई बेनिफिट डेमोक्रेट्स को मिल पाएगा? देखिए योगेंद्र जी, यहाँ से तो हम स्पेकुलेट ही कर सकते हैं, या जो रिपोर्ट्स आई हैं अभी, इंडिकेशंस आई हैं, हम एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि कमला हैरिस का जो एक ओरिजिन है, और जो इस बार ये हिस्टोरिक हम इस बार इलेक्शंस को मान रहे हैं, उसमें जैसे मेरे पहले पैनलिस्ट ने भी कहा कि ये आई थिंक अभी तक का हिस्ट्री में वन ऑफ द क्लोजेस्ट फॉट कंपटीशन या कॉन्टेस्ट माना जा रहा है इसको, जिस तरह से अभी हमने एनालिसिस भी देखा है, और अभी जो 47% की इन्होंने भी लीड बताई है, और कुछ स्विंग स्टेट्स में बताया जा रहा है कि हाँ वो मैटर करेंगे, जहां पे शायद जो लेटेस्ट हम देख रहे थे वो यहाँ रिपोर्ट्स वो ये थी कि शायद हैरिस का एक मार्जिनल सा लीड है। और इसमें भी कोई राय नहीं, दो राय नहीं है कि जो वुमेन कैंडिडेट्स का जो रुझान जो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, या ऐसे इंडिकेशंस आ रही हैं कि वो थोड़ा सा कमला हैरिस की तरफ है, और बहुत सारे पोल प्रेडिक्टर्स इसको मेन वर्सेस वुमेन की फॉर्म में भी उस तरह से देख रहे हैं। लेकिन हमारे लिए आई थिंक इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम देख सकते हैं कि ये एक मिक्स बैग होने वाला है, जो भी अब जीत के हमारे लिए आएगा, क्योंकि जहां तक ट्रंप का सवाल है, इन्हें देखा जाता है कि ट्रंप ने भी वोकली पब्लिकली भी इन चीजों को कहा है कि वो नरेंद्र मोदी जी के बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो पर्सनल लेवल पे एक वो इक्वेशन दिखाते आए हैं। लेकिन एट द सेम टाइम हम ये भी देखते हैं कि उन्होंने जो इमिग्रेशन के ऊपर या टैरिफ्स के ऊपर या इवन अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर जब भी उन्होंने बात की है, तो उन्होंने बहुत ही कैटेगोरिकली ये बताया है कि जो बाहर से, और इंक्लूडिंग इंडियंस खासकर, वो उन्होंने क्लियर वो मैसेज दिया है कि वो उनके जॉब को एक तरह से ले रहे हैं, और कहीं ना कहीं पे जो उनका राइट्स है जो अमेरिकन का है, वो अभी इनकी वजह से उतने एम्प्लॉयमेंट उनको नहीं मिल पा रही है। तो ये सारे इंडिकेशंस हैं कि ओवरऑल टोटलिटी में ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन पे प्रोज एंड कॉन्स हमें देखनी पड़ेगी। जहां तक इंटरनेशनली है, ग्लोबली है, ऑब्वियसली जैसा करमवीर जी ने भी कहा कि हम एक इंडिया जहां ग्लोबली जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में बैलेंस करने के लिए चाइना के लिए इंडिया इज बहुत इंपॉर्टेंट एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। तो कोई भी गवर्नमेंट अगर आती है, वो नहीं चाहेंगे कि इंडिया से किसी भी तरह के वो उस एडवांटेज को लूज करें, और चाइना का जो इम्पैक्ट जो बढ़ रहा है उसको बढ़ाएं। तो मुझे लगता है इन टोटलिटी में जरूरी अब हमें देखना यही होगा कि आने के बाद, चाहे वो हैरिस है या ट्रंप है, उनकी इंटरनेशनली और हमारे ऊपर किस तरह की वो उनकी पॉलिसी चेंज आती है, उसी हिसाब से हमें देखना पड़ेगा। बट एज ऑफ नाउ अभी तो यही लग रहा है कि दोनों में प्रॉज एंड कॉन्स हैं, मतलब चाहे वो ट्रंप हो चाहे हैरिस हो, हमें कुछ एडवांटेज होंगे कुछ डिसएडवांटेज होंगे। और डेफिनेटली जो इंडियन वहाँ पे ओरिजिन के अमेरिका में हैं जितने हैं, आई थिंक उनके लिए शायद ट्रंप के आने से थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ जाएं, जो जिस तरह के उन्होंने इंडिकेशंस दिए हैं, अगर वो उन पे उस तरह से इंप्लीमेंट करेंगे। लेकिन टोटलिटी में ओवरऑल अगर हम देखें तो शायद इंडिया के लिए इंटरनेशनली शायद थोड़ी पोजीशन स्ट्रेंथन भी हो सकती है,
बट अभी तो हमें देखना ही पड़ेगा। बिल्कुल, मीडिया रिपोर्ट्स को ये आधार बना करके चर्चा कर सकते हैं, और अजय सुराना सर वहां से एक तरह से कह सकते हैं कि जन टीवी के लिए जो वहां की सिचुएशन है उस पर चर्चा करें। सर, एक बात आती है कि जो बाइडेन का एज फैक्टर और 98 भी डेमोक्रेट्स को इसी वजह से उन्हें पड़ा इलेक्शन में कमला हैरिस को लेकर के आए, वह एंटी इनकम्बेंसी का भी कुछ असर है जिसका फर्क पड़ सकता है चुनाव पे। दूसरा, वहां के अगर हम इंडियन लैंग्वेज में बात करते हैं, वहां के पार्लियामेंट पर अटैक करने के लिए जिस तरह से अपने समर्थकों को उकसाया गया था ट्रंप की ओर से, ये सब कुछ चीजों का है वहां पे असर पड़ेगा चुनाव पे? बिल्कुल बिल्कुल पड़ेगा। मैं आपको फाउंडेशन यहाँ का बताता हूँ कि ट्रेडिशनली जो डेमोक्रेट्स हैं वो ट्रेडिशनली जो लेबर क्लास के जो लोग होते हैं उनके उदारवादी हैं, थोड़े उदारवादी हैं, और लेबर और जो पिछड़े लोग हैं जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है उनके वो पक्षधर रहे हैं। दूसरी तरफ जो रिपब्लिकन, जो ट्रेडिशनल रिपब्लिकन्स हैं, वो जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी जो है, तो यहाँ के जो सारी जो यहाँ की जो तरक्की है उसके पीछे अच्छे कैपिटलिस्ट एक वर्ग का बहुत बड़ा हाथ रहा है यहाँ कि यूएस की वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो प्रोग्रेस हुई है 2 के बाद एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत ज्यादा विकास हुआ वहाँ, और ये बड़े पक्षधर थे ये। तो एक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अर्थ जो है, अर्थ में जैसे नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं ना, तो हर 5-10 हजार साल के बाद में वो पोल स्विच हो जाते हैं। तो अभी जो ट्रंप का जो ये पहला काल हुआ और दूसरे में वो नहीं जीत पाए और तीसरा ये शुरू वो कर रहे हैं, वो बहुत अनट्रेडिशनल हो। जो तीसरी बार जो खड़े हुए हैं, जनरली लोग ऐसे नहीं खड़े होते हैं, बहुत अनट्रेडिशनल है। लेकिन इसने, ट्रंप ने क्या किया है कि वो जो पोलैरिटी स्विच का काम किया। इसने जो ट्रेडिशनल जो लेबर क्लास होता था ना, जो कम पढ़े लिखे होते थे, उसने एक मौका देखा, और वो मौका जो है वो निक्सन के टाइम में क्रिएट हुआ। निक्सन के टाइम में वियतनाम वार में अमेरिका बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ था, और किसिंजर उनके विदेश मंत्री हुआ करते थे उस समय, और उसमें वो जो क्वाग मैप चल रहा था उसमें चीन का बहुत बड़ा हाथ था वियतकांग लोगों को हेल्प करने में और में। तो किसिंजर ये और निक्सन ने ओपन ट्रेड पॉलिसी चाइना को दी, और वहीं से चाइना की जीडीपी इंडिया से भी कम थी उस समय। अगर आप इफ यू गो बैक, तो इन्होंने जो ओपन पॉलिसी दी उसमें क्या हुआ कि ये तो ट्रेडिशनल जो यहाँ एंटरप्रेन्योर्स जो है, बिजनेस वाले, उन्होंने देखा कि अरे यहाँ तो फैक्ट्रियां चला रहे हैं, हम तो कर रहे हैं, उससे तो कई गुना सस्ता हम चाइना से लेके आ जाएंगे। तो ये सारी फैक्ट्रियां जो गाँवों में, यहाँ के जो रूरल इलाके में थी, वो धीरे धीरे बंद हो गई, और वो सारा का सारा जो है काम जो है वो चाइना से जो है इंपोर्ट करने लगे। सेमी कंपनी अपना लेबल लगा करके, जी है या जो एप्पल देख लो आप, एप्पल जो है ये है, तो वो एक जो है आउटसोर्सिंग का जो एक काम होता है कि सारी मैन्युफैक्चरिंग हम बाहर से करके आएंगे। तो यहाँ का जो लेबर वर्क जो है वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड रहा है निक्सन के काल के बाद। धीरे धीरे फैक्ट्रियां बंद हो गई, उनके रोजगार के अवसर कम हो गए, और डेमोक्रेट्स भी जो है वो इतना कुछ कर नहीं पाए उनके लिए कि वापस इसको कैसे रिस्टोर किया जाए, ट्रेड बैलेंस कैसे किया जाए, क्या किया जाए। तो ये जो एक फ्रस्ट्रेटेड वर्ग है, उनको ट्रंप ने पकड़ा है क्रिश्चियन एक विंग बना करके। जो ये क्रिश्चियन जो पादरी लोग होते हैं, उन्होंने भी जो है बहुत फ्यूल किया है कि भाई ये सारे जो, तो आज जो अमेरिका की सोसाइटी है वो 2 भागों में बटी हुई है। एक तो है वो है इलाइट सोसाइटी, जो लोग शहरों में रहते हैं। यहाँ की आबादी जो है 45 to 50% शहरों में है, और वो अमेरिका की टोटल जो भू क्षेत्र है, जो पूरा भूगोल है, उसका सिर्फ 15 से लेकर 20% भी नहीं है शहरों का जो क्षेत्रफल है और रिसोर्सेज है। बाकी का 80% अमेरिका खाली पड़ा है। सारा का सारा अमेरिका जो है पूरा एम्प्टी है। गांव में जो है ज्यादा काम के अवसर नहीं है, या तो जो बच्चे पढ़ करके यहाँ शहरों में आके मजदूरी करते हैं, या है सो। तो ये एक जो फ्रस्ट्रेशन की थी, इसको इसने कैप्चर किया 2016 में। आपको याद होगा, आपने हमारा इंटरव्यू लिया था 2016 में, हमने कहा ये जीत जाएगा, क्योंकि अंडरनीथ जो है उनका जो फेथ है, रेगुलर फेथ, वो खत्म। इस बीच में डेमोक्रेट्स ने क्या किया कि ये अभी साइंस का विकास हो रहा है, कंप्यूटर्स और जो बहुत है, सिलिकॉन वैली का विकास हुआ और हुआ,
तो उन्होंने इम्फेसाइज ये किया कि हमारे कंट्री का जो विकास है वो जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ही पॉसिबल है। तो उन्होंने जो है वो शहरी जो इलाइट्स हैं, जो पढ़े लिखा जो विंग है, उसके साथ वो डेमोक्रेट्स धीरे धीरे मूव। तो ये पोलैरिटी चेंज है। ये अंडरनीथ अगर आप देखो तो नॉर्थ पोल जो है साउथ हो रहा है, साउथ पोल नॉर्थ हो रहा है। तो ये तो है बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम ये सब, समझ रहे हैं ना। और जी, तो इससे अभी क्या हो रहा है कि ये सब जो आप नॉइज जो देख रहे हो ना, कई जो है ट्रम्प जो है अतिवादी बना हुआ है। अब चूंकि ये प्रॉब्लम है, इसने एक मुद्दा बना लिया कि 11 लाख मतलब 1.1 करोड़ जो बाहर से इलीगल जो आए हुए हैं, उनका मेरा पहला होगा कि उनको पकड़ के मैं बाहर कर दूंगा। अभी जो फॉरेन पॉलिसी जब उससे पूछी जाती है तो वो बोलता है कि ये जो चीन वाले जो माल भेज रहे हैं, इंडिया वाले जो माल भेज रहे हैं, या जो इंजीनियर वहां जो काम कर रहे हैं उनको मैं बंद कर दूंगा, और या उन पे इतना टैरिफ लगा दूंगा 60%, 50% कि वो भेज नहीं पाएंगे। तो यहाँ की इंडस्ट्री जो है रिवाइव हो जाएगी। इसी बीच में वो जो डेमोक्रेट्स वो बोलते हैं कि इसमें इतना अभी जो थोड़ा सा इन्फ्लेशन है उसको लेके तुमने बवाल कर रखा है। अगर तुम और यहाँ पे मेन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे आज की जो स्थिति है अमेरिका की वो ये है कि यहाँ पे बोइंग प्लेन बनाने वाले मजदूर जो है वो तो यहाँ सस्टेन कर सकते हैं, क्योंकि उनको वेजेज बहुत हाई मिलता है। जो वार प्लेन बनाते हैं, जो टैंक बनाते हैं, जो एक्सपेंसिव इंडस्ट्रियल बनाते हैं, वो तो अमेरिकन ड्रीम को प्राप्त कर सकते हैं। अब अगर आप अमेरिकन जो यहाँ बॉन्ड हुआ है उसको आप कहो कि अब तुमको जो है एक बटन लगानी है शर्ट में, तुमको एक कज बनाना है सर। ये सेम विवाद 20 साल पहले जब कंप्यूकॉम सॉफ्टवेयर का हम लोगों ने यहाँ शुरुआत किया था जयपुर में, तो जब मैं यहाँ से आउटसोर्स करके कुछ वर्क लेके जा रहा था तो यूनियन वालों से हमारी बड़ी दोस्ती थी, क्योंकि हमारे पिताजी हैं सोशलिस्ट बैकग्राउंड के हैं, तो आई कैन मिंगल वेरी इजीली। तो उन्होंने विरोध किया इसका। वो बेल अटलांटिक अभी होराइजन है वो, कह रहे ऐसे आप कैसे ले जाओगे, हम लोगों की रोजी रोटी खत्म हो जाएगी। तो हमने ये उनको कहा था कि देखो यार, अपने ड्रीम में अंतर है। जो भारत में बैठे हुए जो गरीब लोग हैं वो उनका ड्रीम है तुम्हारे शर्ट में बटन लगा और एक साइकिल पे चलना है, ज्यादा से ज्यादा अगर वो कमा ले तो एक स्कूटर लेके चलेगा। मैं 1992 की बात बोल, और तुम्हारा ड्रीम है कि तुमको 2 कार गराज वाला घर होना चाहिए, 2 कार होनी चाहिए उस घर में, घर में कम से कम 5 रूम होने चाहिए। अब तुम अगर बटन लगाओगे शर्ट में तो तुम्हारे ये सारे ड्रीम तो, या तो जो है हम लोग ड्रीम चेंज कर लेते हैं अपने कि तुम बटन वाला ड्रीम ले लो, हम 2 कार गराज वाला ड्रीम ले लेते हैं इंडिया के लिए, या जो है वो ये एक समन्वय बनाओ कि कुछ चीजें, ट्रेड बैलेंस एक अलग चीज होती है कि भाई अगर आप हम आपसे जो है $20,000 का माल ले रहे हैं तो आप कम से कम हमसे 18,000 का बदले में लो जी, हाईटेक लो, समझ गया। तो ये तो है ट्रेड बैलेंस, समझ गया। लेकिन ये ट्रेड बैलेंस और की बात नहीं करते हैं, ये बात करते हैं डिस्ट्रप्शंस की, कि जो है हम वापस इनको बटन करना सिखा देंगे, गंजियां सीना सिखा देंगे। लेकिन वो गंजी और बटन अगर ये करने लगेंगे यहाँ, तो वो गंजियां इतनी महंगी हो जाएगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसको जो है यू ड्रैग बैक टू 100 years बैक टू द होल सोसाइटी व्हिच हैज गॉन टू सर्टेन लेवल, समझ गया। तो एक तो ये अंतर है। दूसरा में जो अमेरिका के जो ट्रेडिशनल जो फ्रेंड रहे हैं ना, जैसे ये नाटो कंट्रीज हैं और हैं, वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में इनके साथ में फ्रेंड हैं यूएस के, और यूएस को बहुत फायदा हुआ है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में। जो पूरा का पूरा जो यूएस का निर्माण, जो यूरोप का पुनर्निर्माण हुआ है जापान का, और उसमें अमेरिका का बड़ा योगदान था। यहाँ की फैक्ट्रियों ने जो बहुत ज्यादा है सो एक्सपोर्ट किया है, और उसी समय के बाद में यहाँ पे पर कैपिटा इनकम जो है लोगों की बढ़ी उसके बाद में, समझ गया। अब जो है ये जो है एक बेसिक की बात होगी इस अर्थशास्त्र में, यहाँ के इकोनॉमिक्स में, कि अब ड्रीम को जो है वो बदला जाए। जी, एक तो ये ऐसी है पूरे इलेक्शन की। उनके लिए, डेमोक्रेट्स के लिए भी कहा जा रहा है कि वो पहले जितने उदारवादी थे वो अपनी पॉलिसी को उन्होंने बदला है, या उनका जो एक आइडियोलॉजी थी उसमें बदलाव आया है, वो भी दक्षिणपंथी बनते जा रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये जो हाईटेक इंडस्ट्री जो है ना आज डेमोक्रेट्स के हाथ में है। जो सिलिकॉन वैली हुआ, देखो कैलिफोर्निया में 58 डेलीगेट्स होते हैं, वो सारे के सारे ट्रेडिशनली जो है डेमोक्रेट्स जीतते हैं। 4 इलेक्शन चले जाओ, आज भी आ जाओ, समझ गया।
ये सारा जो बाकी का जो आप रेड देखते हो मैप के ऊपर में, वो खाली प्रदेश है। वहां पे पेड़ ज्यादा है, लोग कम है। लेकिन अब चूंकि वो डेलीगेट सिस्टम शुरू हुआ वो 200 साल पहले सिविल वार के बाद में, जी बाद में उसको ये लोग बदलने के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए, उसमें कभी मिलती नहीं है इनको, तो ये ऐसे कैसे पड़ा हुआ है। लेकिन वो जो आप बड़ा हिस्सा जो रेड देखते हो, अब बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इंडिया और में कि अरे ये तो सब रेड दिख रहा है। लेकिन रेड इलाका जो आप देखते हो ना, उसमें तो 80% जो रेट दिखता है उसमें सिर्फ 47% से भी कम लोग रहते हैं, और जो बाकी का 20% जो देखते हैं वो पूरे अमेरिका का 47% उस 20% में रहता है। तो ये देयर इज ए क्लियर डिवाइड। और ये पोलैरिटी स्विच की जब मैं बात करता हूँ कि नॉर्थ पोल साउथ हो रहा है, साउथ नॉर्थ हो रहा है, जो ट्रेडिशनली जो इलाइट जो इंटरप्रेन्योर वर्ग होता था बड़े शहरों का, वो ट्रेडिशनली जो है रिपब्लिकन को वोट देते थे वो लोग। अभी वो बदल गया है पूरा। अभी जो है वो एक इंडियन मीडिया में बड़ी चर्चा है सर, इंडियन प्रोफेशनल टेक्स्ट ने जो चलाया है कि desipresident.com, ये बड़ी चर्चा का विषय है। वहां पता नहीं अब इसका कितना इम्पैक्ट है। ये देसी, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ देसी लोगों की पॉपुलेशन लेस देन 1% है। जी, तो ज्यादा इम्पैक्ट इलेक्शन पे नहीं आ सकता। ठीक है, कैंपेन चलाया जा सकता है, इंडियन मीडिया में उसकी चर्चाएं भी। हाँ, और देसी लोगों में क्या हुआ है कि इधर जो है, यहाँ जैसे देसी में अभी पोलराइजेशन है ना, इंडिया में भी एक जो है पोलर ग्रुप है वो मोदी समर्थक है, एक दूसरा पोलर ग्रुप है वो जो है कॉलिशन ऑफ डिफरेंट पार्टीज, जात के नाम पे कर लो या धर्म के नाम पे कर लो। एक पोलराइज सोसाइटी इंडिया में हुई है कई इलेक्शन से यहाँ। तो सिमिलर सिचुएशन यहाँ भी बन रही है अभी। तो अगर आप इंडिया के परिप्रेक्ष्य में देखो ना कि ये इलेक्शन जो है बिल्कुल, और ये जो जनरली यहाँ इतनी झूठ सच नहीं होती थी यहाँ के इलेक्शन में। मैं तो यहाँ 40 सालों से हूँ, यहाँ पे बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग होते थे, इकोनॉमी देखते थे और देखते थे। आजकल तो एक दूसरे से बात करते हैं, इतने पोलराइज हैं लोग कि उनको पता नहीं कि वो ऑफेंडेड फील करे अगर मैं ये बोल दूं कि मैं हैरिस वर्सेस ट्रम्प है, किसको समर्थन करता हूँ। एक छोटा सा सवाल हो रहा है सर, समय कम है लेकिन ये पूछना लाजमी हो, क्योंकि भारतीय परिप्रेक्ष्य में हम देखें हमारे यहाँ की पॉलिटिक्स जो है उसमें चीजें परोसी जाती हैं, मुफ्त की चीजें। वहां कितना इम्पैक्ट है, वहां कुछ लालच दिया जाता है लोगों को? इस बार देखने में आ रहा है ऐसा। अभी देखिए एक घटना हुई कि ये इलान मस्क है, अब वो जो विरोधी वाले हैं वो बोलते हैं कि ही इज ट्राइंग टू बी ओलिगार्च ऑफ आवर पुतिन। इसको पुतिन बोलते हैं, जो विरोधी वाले जो हैं वो ट्रम्प पुतिन बताते हैं कि ही इज अ पुतिन, ए डिक्टेटर इन द मेकिंग, एंड ही वांट्स टू क्रिएट ओलिगार्च सोसाइटी। जो सारा का सारा धन जो है वो 5-6 लोगों में, और बाकी के लोगों को जो है वो मुलम्मा दे रहा है, वो जो क्रिश्चियनिटी के नाम से कोई और नाम से सारा का सारा धन जो है 5-6 लोगों के बीच में वो जमा करने में लगा हुआ, ताकि इजी टू कंट्रोल द मासेज, जो पुतिन करते हैं। ये विरोधी वाले ऐसा बोलते हैं। अभी जो डेमोक्रेटिक पक्ष है वो बोलता है कि ही इज नॉन डेमोक्रेटिक इन द मेकिंग एंड ही विल डिस्ट्रॉय द डेमोक्रेसी। ऐसा फियर है लोगों में। जो इलाइट वर्ग है तो ये फियर करता है कि ये पूरे सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने लगा हुआ है। जी बिल्कुल, मैं माफी चाहूंगा आदित्य जी, और करमवीर जी के पास में नहीं जा पाऊंगा क्योंकि अजय सर वहां से अमेरिका से विशेष रूप से हमारे साथ में जुड़े हुए थे और पूरी जो थ्योरी वहां की चल रही है उसको समझा है उन्होंने, क्या कुछ चल रहा है। और भारतीय परिप्रेक्ष्य में क्योंकि ये होता है कि क्या घोषणाएं चलती हैं, मैनिफेस्टो चलते हैं, लेकिन कुछ चीजें वहां पे भी बदली हैं। और वोटर को कैसे आकर्षित किया जाता है, एक दुनिया का ऐसा मुल्क जो जाना जाता था डिबेट्स के कारण ही वहां वोटर प्रभावित होता था, लेकिन इस बार के इलेक्शन में जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, और मैं अजय सर की बात को जो समझ पा रहा हूं कि वहां पे भी अब ये मिथक टूटता जा रहा है। वहां कौन किसको कैसे प्रभावित कर सकता है, वो साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से आपका वोटर चाहिए और आपको सरकार पे काबिज होना है, वो मकसद अब अमेरिका में भी घर करता जा रहा है, जो इस इलेक्शन में साफ देखने को मिल रहा है। चले, लेकिन चलते चलते हम कहेंगे कि क्या 59वें राष्ट्रपति के रूप में पहली महिला राष्ट्रपति होंगी या ट्रंप 7 साल अगर जो इकोनॉमिक जनरली जो है आदमी फाइनली यही देखता है पेट, जो आम जनमानस है उसको ये है कि हमारे लिए क्या अवसर है, कोई भी जो है। और
जो जो अभी तक के जो इकोनॉमिक पेरीमीटर्स रहे हैं यहाँ के, उस हाँ। हिसाब से लगता है कि वो जीत जाएंगी, हैरिस जो है वो जीतेंगे। लेकिन बिल्कुल जी। इसके बाद में जो है वो, जैसे आपने जनवरी 6, 2021 में देखा कि बड़े झमेले हुए, पहली बार ये भी देखने को मिला है इस कंट्री में कि इट मे बी ए वेरी नेस्टी इलेक्शन, इसको कहते हैं कि एक्सट्रीमली नेस्टी इलेक्शन। शायद जो है महीनों लग जाए जो ट्रू विनर डिक्लेयर करने में। या चले सर, बिल्कुल हम आपसे और भी जुड़ेंगे दोबारा, और काफी कुछ आपने अमेरिका की जो इस वक्त क्या हालात हैं, क्या स्थितियां चल रही हैं, क्योंकि दुनिया की निगाहें क्यों ही, आप बिल्कुल वहीं से, ये जैसे हमारे मीडिया में कहते हैं कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, ग्राउंड रिपोर्ट जीरो से, वो आपने दी है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भारत में तो अभी हर कोई कहता है कि वोट जरूर डालिएगा, लेकिन अमेरिका की अपनी एक पॉलिसी है, वहां का सिस्टम भी थोड़ा सा अलग है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत। थैंक यू गाइस, थैंक यू।